हाय, दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपका इक्विटी का एलोकेशन कितना होना चाहिए। हाउ मच इक्विटी एलोकेशन शुड बी इन माय पोर्टफोलियो। आपने इस पर काफ़ी सारी बातें सुनी होगी, काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, काफ़ी सारे थंब रूल्स देखे होंगे। उन्हीं में से एक थंब रूल आपने शायद कई बार काफ़ी जगह सुना होगा, काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, 100 माइनस एज। यानी अगर मैं 30 ईयर्स का हूं तो 70% आपका इक्विटी में होना चाहिए, 30% आपका डेट होना चाहिए। यही थंब रूल म्यूचुअल फंड कंपनी भी आपको प्रोपेगेट कर रही है। काफ़ी सारे ब्लॉग्स में भी मैंने सुना है इसके बारे में, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, देखो ये मेरा परसेप्शन है, मेरा और मैं जितने भी क्लाइंट्स हैंडल करता हूं उनके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बता रहा हूं। आपका मत अलग हो सकता है, आपका आर्गुमेंट अलग हो सकता है, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। उस पर मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है, उस पर मेरा कोई मतभेद नहीं है। हो सकता है वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस 100 माइनस वाला एज वाला फॉर्मूला विल नॉट वर्क। मेरे हिसाब से योर इक्विटी एलोकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर एज, इट शुड बी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूएशन। अब मार्केट वैल्यूएशन के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, और मार्केट वैल्यूएशन को मापने के लिए मेरे हिसाब से सबसे जो सीधा और सिंपल जो तरीका है वो है मार्केट का पीई रेशो। सर अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो मुझे उस समय इक्विटी में नहीं रहना है, और जब मार्केट अंडर वैल्यूड है तो मैं चाहूँगा कि मेरा सारा पैसा इक्विटी में रहे। और अगर इस रेंज को देखा जाए तो मेरे हिसाब से जब मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है तो उस समय आपको इक्विटी में नहीं होना चाहिए, और जब मार्केट बिलो 17 है तो उस समय पूरा का पूरा एक्सपोजर इक्विटी में रखे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी एज क्या है। इफ आई एम 50 ईयर्स ऑफ एज और मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली मैं ग्रैब करूंगा। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं जानता हूं कि आज मार्केट का पी लेवल 17 है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोरोना वायरस हो या कोई भी रीजन हो, 2008 हो, पर मुझे मालूम है कि आज अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइसेस पे मुझे मिल रहे हैं। जैसे आज अमेजोन की ग्रेट इंडिया सेल चल रही है और हमें मालूम है कि एमआरपी से कम प्राइसेस पे, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आज हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो हमें खरीदने हैं, तो मैं इसको क्यों नहीं खरीदूंगा। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास समय है, वो पैसा मुझे इमीडिएट जरूरत नहीं है, तो I'll buy this product, I'll buy the stocks today. तो why will I wait or why will I give a excuse that I am a 50 years of age, तो I will put 50% in debt and 50% in equity। इसलिए मेरे हिसाब से 100 माइनस वाला एज फॉर्मूला वर्क नहीं करता, और मेरे हिसाब से सर इक्विटी का एलोकेशन आपके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही है स्टॉक्स पे, और मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम से कम 3, 4, 5 साल का समय दे सकता हूं, तो मैं मैक्सिमम एक्सपोजर यानी इक्विटी में 100% भी रख सकता हूं, चाहे मेरी एज 50 हो, चाहे मेरी एज 30 हो, चाहे मेरी एज 60 हो। लेकिन एक बात पे दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि देखो ये जो मैंने बताया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम पुटिंग माई मनी एंड आई नीड दिस मनी आफ्टर 1 मंथ या 1 साल के बाद पैसा चाहिए। तो अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट 3 साल से कम है, वो पैसा आपको कहीं लगने वाला है, तो उस पैसे को क्या मार्केट का वैल्यूएशन कुछ भी हो, लेकिन उस पैसे को मैं इक्विटी में नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ, इफ आई कैन होल्ड माई मनी मोर देन 3 ईयर्स, तो मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से मैं अपनी इक्विटी के एलोकेशन को चुनूंगा। मैं और मेरे जितने भी क्लाइंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं। अब इसके पीछे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होंगे, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करे हैं जो मेरे और पुराने डेटा के बेसिस पे मैंने ऑब्जर्वेशन नोट करे हैं। अब देखो काफ़ी लोग बोलते हैं मैं निफ्टी को कंपेयर करता हूँ, इसलिए मैं आज निफ्टी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी का एनालिसिस नहीं तैयार करा। मैंने यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन देखा जिसमें मैंने 3 बड़े फंड्स को यहाँ पे कंपेयर करके देखा, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, और लार्ज कैप कैटेगरी, यानी जितने भी लार्ज कैप यूनिवर्स में जितने भी फंड्स हैं उनकी कैटेगरीज को भी मैंने यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन नोट करा। 2003 से लेके 2020 तक, 2003 से लेके 2020 तक मैंने सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स निकाले जब मार्केट का पी लेवल पहली बार इट वॉज बिलो 17, और मैंने उस समय अपना सारा का सारा एक्सपोजर इक्विटी में रखा। सारा का सारा, एज को हटा दीजिए, सारा का सारा एक्सपोजर इक्विटी में रखा। तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मुझे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे और कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो मैंने नोटिस करा कि अगर आप उस समय जब व्हेन द मार्केट का पी रेशो वॉज लेस देन 17, और उस समय मेरा अगर 100% मैं इक्विटी में रख रहा हूँ, जितना भी एलोकेशन मैं इक्विटी में रख रहा हूँ, उस इक्विटी के एक्सपोजर पे कम से कम मुझे 15% रिटर्न मिला है। और एक भी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं थी 2003 से लेकर 2020 तक जब मैंने नेगेटिव रिटर्न्स कमाए हैं। लेकिन मैंने वहीं ये नोट भी करा कि अगर मार्केट का पी लेवल 24 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, तो ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है जब मैंने नेगेटिव रिटर्न्स देखे या कितने रिटर्न्स देखे। तो मैंने नोटिस करा
आप अगर मार्केट का पी लेवल 25 से ऊपर है, उस समय आप अगर आपका इक्विटी का एक्सपोजर है तो उस इक्विटी के एक्सपोजर पे आपने जो एक एवरेज रिटर्न कमाया इट वाज 5 और 6%, और काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी थे जिसमें आपने नेगेटिव रिटर्न्स कमाए। ये 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे बता रहा हूं। 2003 से लेकर 2020 तक की एक स्टडी है। उस स्टडी में मैंने उन पॉइंट्स पे इन्वेस्टमेंट करके देखा जब मार्केट का पी लेवल बिलो 17 था और बिलो 25 था। तो मेरे हिसाब से मार्केट का वैल्यूएशन अगर आपका अट्रैक्टिव है तो उस समय अगर आप 3 साल के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हो तो एक भी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं निकली जहां आपने नेगेटिव रिटर्न देखा हो। तो अगर 3 साल का भी, हालांकि इक्विटी के लिए हम 3 साल कंसीडर नहीं करते, वी से कि आपको कम से कम 7 साल 8 साल लगाना पड़े, लेकिन ये मैंने नोटिस करा कि अगर आप 3 साल भी इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो और आपका मार्केट वैल्यूएशन सही समय पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सही राइट टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आपके सामने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, तो आपकी एज कुछ भी रहने दीजिए, आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, आप 50 साल के हो, 30 साल के हो, लेकिन अगर आपको उस पैसे की जरूरत कम से कम 3 साल के बाद लगने वाली है तो आप 100% भी इक्विटी में रख सकते हो। अब देखो, खैर काफी लोगों के इस बात पे भी कमेंट्स आते हैं कि सर ये मार्केट का पी लेवल को ट्रैक करना तो एक सर्कस जैसा लगता है कि डेली मार्केट के पी लेवल को ट्रैक करेंगे। तो सर देखो, मेरा एक सजेशन है, आप जस्ट पुराना डेटा रिकॉर्ड उठा के देखिए, ऐसे ऑब्जर्वेशन कितने होंगे। आपको क्या लगता है कि मार्केट डेली 17 की, या मार्केट की एक लॉन्ग ट्रेंड है कि 17 की रेंज के नीचे रहने वाला है? ऐसे इंस्टेंसेस 4-5 साइकिल में 1 या 2 बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बार रिकरिंग बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा, या मार्केट एक ही लेवल पे बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे। अभी भी देखो कि 2013 जुलाई 2017 के बाद से मार्केट का पी लेवल 25 से ऊपर ही है। तो इस समय मेरी तो राय यही है कि आपका इक्विटी का एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए। तो सर ये ट्रेंड जानने में, समझने में और इसको ट्रैक करने में इतना मुश्किल नहीं जितना लोग हम समझते हैं। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि डेली जाके ट्रैक करो और उसके बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करो। ये कुछ रेगुलर एक्सरसाइज है, बट ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आपको ट्रैक करना है। और डेली ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल में, 1.5 साल में, सर 2 साल में कभी ट्रैक करो जब आपको लगता है कि इस समय करना चाहिए, या मार्केट में ज्यादा ही गिरावट हो गई उस समय ट्रैक कीजिए कि हाँ इस समय मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता नहीं कर सकता। तो कोई ये सर्कस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि डेली आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट का पी लेवल देखना इतना मुश्किल नहीं जितना लोग हम समझते हैं। तो खैर, ये टॉपिक पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। इस वीडियो पे बनाने का ऑब्जेक्टिव सीधा सिंपल है कि 100 माइनस वाला एज वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से वर्क नहीं करता। आपकी अलग राय हो सकती है। मेरे हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको इक्विटी का एलोकेशन रखना चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो आपको मैं हेल्प कर पाया हूँ आपके एसेट एलोकेशन के लिए, तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हो। अभी व्हाट्सअप कीजिए, मैं चाहता हूं ज़्यादा, कम से कम 5 से 6 लोगों को शेयर कीजिए। उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि इक्विटी का एसेट एलोकेशन चुनना इतना मुश्किल नहीं है, 100 माइनस एज फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं। हालांकि मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी उनको दे रहा है उसके बेसिस पे अपना इक्विटी का एलोकेशन रखे। तो आने वाली वीडियोस में हम और नई बातें करेंगे, नई चीज़ें समझेंगे, और नई जो भी कमेंट्स है आपके, जो भी कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कीजिए। और फिर दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।